तो देश की लोकतांत्रिक आत्मा को अगर कोई कमजोर कर रहा था तो वो था 50 साल पुराना आंकड़ा। और आज जब उसे सुधारने की बात हो रही है तो कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त हो गया है रण क्षेत्र का। अब देखिए, एक बार फिर से हमारी संसद, लोकतंत्र का मंदिर, वो रण क्षेत्र बनने वाली है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 16 से 16, 17, 18 अप्रैल तक 3 दिनों तक विशेष सत्र चलेगा, जिसमें खास तौर से नारी वंदन अधिनियम ये पूरी तरीके से देश को समर्पित हो जाएगा। लेकिन साहब, इसके पहले कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ तकनीकी पहलू हैं जिस पर विपक्ष परेशान हो गया है। परिसीमन के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा शुरू हुई थी और उसके बाद इस पर मुहर लगी थी, देश के लोकतंत्र के मंदिर में इस विधेयक पर जब मुहर लगी थी, तब ये कहा गया था कि 2029 से ये लागू हो जाएगा। लेकिन 2029 से पहले परिसीमन होना जरूरी है और इसी परिसीमन के मुद्दे पर अब पेच फंस गया है। इसी परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष परेशान हो गया है। तो आज का सवाल सीधा है कि क्या भारत में एक व्यक्ति, एक वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जवाब होगा कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर देखें तो आज भी देश में एक ऐसा सच है जो लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर भारत के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कम है और कुछ राज्यों में कम आबादी के बावजूद ज्यादा राजनीतिक ताकत है। तो इसे तो न्याय नहीं कहा जाएगा। सवाल होगा कि ये कैसा न्याय है, ये कैसा लोकतंत्र है? परिसीमन इसीलिए जरूरी है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, कोई राजनीतिक चाल नहीं, ये संविधान के अंतर्गत आने वाला प्रावधान है। ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन जब इस देश की संसद में 140 करोड़ लोगों की आवाज को सही प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो अचानक विरोध शुरू हो जाता है। क्या इसलिए क्योंकि अब जनसंख्या के हिसाब से ताकत तय होगी? क्या इसलिए क्योंकि अब कुछ राज्यों की पुरानी पकड़ कमजोर हो सकती है? आज देश जानना चाहता है कि क्या ज्यादा आबादी वाले राज्यों के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या लोकतंत्र को 1971 के आंकड़ों पर ही चलाते रहेंगे? सच ये है कि भारत बदल चुका है, जनसंख्या बदल चुकी है, लेकिन संसद की तस्वीर अब भी पुरानी है। और अब जब सरकार इस असंतुलन को खत्म करना चाहती है तो इसे साजिश कहा जा रहा है। विपक्ष इसे अन्याय बता रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर भारत को फायदा ज्यादा होगा। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर भारत के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके वोट की कीमत कम होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुए, क्या उनका सम्मान कम होगा या फिर पूरे देश को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? सरकार साफ कह रही है कि सीटें बढ़ेगी, किसी की सीट घटेगी नहीं और 33% महिला आरक्षण भी लागू होगा। यानी ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा लोकतंत्र, ज्यादा भागीदारी। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस बदलाव से डर रहे हैं। सवाल यही है कि ये डर क्यों है? क्या उन्हें डर है कि असली जनमत, जो असली जिसे कहा जाता है जनमत, वो सामने आ जाएगा? जनता की असली ताकत संसद में दिखेगी और ये जो नैरेटिव उत्तर वर्सेस दक्षिण का करने की कोशिश की जा रही है, क्या देश को बांटने की रणनीति नहीं शुरू हो चुकी है? इसलिए रण क्षेत्र में आज सवाल बड़ा होगा। परिसीमन, लोकतंत्र का सुधार या राजनीति का डर? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए, क्योंकि अब परिसीमन की बात जब निकली तो विपक्ष परेशान हो उठा है। सरकार अपना पक्ष रख रही है और विपक्ष अपना डर दिखा रहा है। चंद रिएक्शंस देखते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है।
मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। ये सारा बिल तो अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, सब लोग पढ़ेंगे। एक भी ये जो संशोधन बिल ला रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इस विषय में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई विवाद हो सके, चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे संख्या बढ़ाने वाली बात हो, चाहे कोई भी प्रावधान इसमें आप देखेंगे, एक भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको लेकर के कोई सवाल खड़ा कर सके। अगर फिर भी कोई सवाल उठाना चाहता है तो वो राजनीतिक से प्रेरित होगा, लेकिन इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसको किसी भी रूप से आप एतराज दे सके, ऑब्जेक्शन करे, ऐसा कोई चीज नहीं। बहुत ही सिंपल, साफ एक ऐसा प्रावधान पेश संसद में करने जा रहे हैं जिससे इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये देश की आधी आबादी इन महिलाओं के हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है। यदि निर्णयों में महिलाओं को सहभागिता मिलती है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्षों से वो अपने पूरे भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, कोई इस पे हाथ ना लगाए। शायद ये जागरूक महिलाएं आ जाएं तो उनको शासन और प्रशासन को खतरा हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है ये मच नीडेड था। डिलिमिटेशन पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। आज जब हम लोग नारी शक्ति अधिनियम की जब हम लोग बात कर रहे हैं और उसको अगर इस सत्र आने वाले 29 के लोकसभा में लागू करना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना और हम सब की लंबे समय से मांग रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन हो। तो डिलिमिटेशन पिछले सेंसस के आधार पे किया जाएगा, सीटें बढ़ेंगी और उन्हीं सीटों में 33% के आरक्षण के तहत महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। टाउन हॉल मीटिंग ऑन द नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, इसमें स्पेशली मैडम आइडा एंड रेस्ट ऑल द वुमेन लीडर्स, उन्होंने अपना व्यू इस बिल के बारे में रखा और उन्होंने अपने राय इस बारे में उन्होंने रखी। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जिन जिन लोगों ने जितना स्पीच दिया और बाकी लोग यहाँ पे जो उपस्थित रहे, वो सभी मेरे महिला बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले, हक मिले, अधिकार मिले, लेकिन जिस तरह से सरकार ये बिल लेकर आ रही है, ये सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठाता है। ये केवल 2 राज्यों को चुनाव में देखकर हवा बनाने के लिए लाई है। सरकार के अगर नीयत में होता तो इस पर व्यापक डिस्कशन करी होती। आपको पता है हर चुनाव के दौरान में SIR हो रहा है कि आपको अपडेट मतदाताओं की संख्या चाहिए, लेकिन देश की आबादी कितनी है ये आपको जानना नहीं है। आज की तारीख में महिलाएं कितनी है आपको जानना नहीं है। वो महिला आरक्षण के बीच में वंचित वर्ग का क्या आरक्षण, उसका कोई प्रावधान नहीं बता रहे हैं। और ये अधिकार आपको, मुझे लगता है, पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। 33% ठीक है, वो टारगेट सब है। आप पार्टियों को बोलिए कि आप कहाँ से कौन खड़ा कर, हर पार्टी का मिनिमम 33% खड़ा करे, वो आज, या फिर वो जिस पार्टी को जितना वोट मिला है उसको उतना दे दीजिए कि आपको इतना नामिनेट करिए। बिना चुनाव लड़ाए भी अपनी महिलाओं को खड़ा कर देंगे। महिलाओं को दीजिए। तो आप खाली बातें करते हैं और ठगने का तरीका खोजते हैं। आपको नहीं पता है कि आपका 2/3 बहुमत नहीं है, विपक्ष नहीं आएगा, साथ तो नहीं पास हो पाएगा। आप ये साजिश कर रहे हैं महिलाओं के साथ, लोकतंत्र के साथ। और नारी शक्ति सम्मान बिल जो है, मुझे लगता है कि ये बिल 23 में जब मैं सांसद थी तभी हमने सब लोगों ने पास किया था, यूनानिमसली किया था। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपना अधिकार पहले राजीव जी ने दिया था, उसके बाद में सोनिया जी ने उसको आगे बढ़ाया। अभी ये लाए हैं, लेकिन 30 महीने चुप क्यों बैठे? अगर 23 में बिल आया था तो डिलिमिटेशन के लिए, सेंसस के लिए हम तब भी मांग कर रहे थे, अब भी मांग कर रहे हैं, वो होने की जरूरत है। देखिए, अभी ये इसका मसौदा आया है, इसके पीछे क्या असली नीयत है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इसके पीछे मंशा है। बाकी एक विस्तृत तौर से इसकी सारी, क्योंकि महिला आरक्षण के तो हम पूरी तरह समर्थन में हैं। महिला आरक्षण हो और 33% महिला आरक्षण का जो एक नींव
जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने उस समय एक बिल को ला के रखी थी। आज वो जो है अगर उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें खुशी है, लेकिन जो सीटें बढ़ रही हैं उनका क्या किस रूप में बढ़ाई जाएंगी, कैसे बढ़ाई जाएंगी, और तो सारी बात एक बार प्रक्रिया को समझने के बाद ही सारे बिल को डिटेल में पढ़ के ही हम कल कमेंट करेंगे। तो सीटें कैसे बढ़ रही हैं, कैसे क्या होगा, इसको अभी विपक्ष समझ नहीं पा रहा है, लेकिन विरोध शुरू हो चुका है। यहां सरकार क्लैरिफाई कर चुकी है कि अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं को आधी आबादी को समर्पित है, उसका रास्ता परिसीमन से होकर गुजरता है और परिसीमन इस वक्त सबसे बड़े सुधार के रूप में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ये समय की मांग है। तो परिसीमन को लेकर आयोग भी बनेगा, उसके बाद उसका भी प्लान तैयार हो चुका है। विपक्ष के सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी जा चुकी है, बावजूद इसके विपक्ष इस परिसीमन से परेशान है। सवाल यह है कि क्या इस परिसीमन से वो वोट बैंक जो अभी विपक्ष के खाते में है वो खसक सकता है, इसीलिए विपक्ष को यह डर सता रहा है और इसीलिए ये क्या विरोध है, इसी पर आइए खुलकर बात करते हैं। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं विश्वनाथ मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत शाही साहब आपके साथ ही कर रही हूं, क्योंकि जब मुझे याद है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तो उस वक्त भी इसी तरीके के बहुत सारे दांव पेच थे, लेकिन क्योंकि बात आधी आबादी की थी और आधी आबादी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मजबूत पिलर मानी जाती है, सबसे आवश्यक मानी जाती है, हार और जीत का फैसला करने में निर्णायक भूमिका उसकी रहती है। तो ऐसे में अब ये बिल पे तो हाँ करा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसका रास्ता क्योंकि परिसीमन से होकर गुजरता है इसीलिए वो परिसीमन पर नाना है और ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग तो विपक्ष के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। शाही साहब। लावणी जी देखिए, ये षड्यंत्र कहा जा रहा है, अच्छी बात है, मगर इस समय और पीछे भी ये कभी भी उस आधी आबादी को आगे लाने में इन लोगों की कोई मंशा ही नहीं थी। इसलिए पिछली इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उन लोगों ने लटका दिया, एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन में लटका कर रखा गया। तब हमारे खड़गे साहब को ये चीजें समझ में नहीं आई, राहुल जी को समझ में नहीं आया ये कि उसी समय पास करा देना चाहिए, क्योंकि वहां तो आधी आबादी उनकी मालकिन ही बैठी थी। सोनिया जी का तो एक छत्र राज्य था वहां, उन्होंने भी उसका जो है विरोध किया और नहीं लेकर आए। जब माननीय मोदी जी इसको लेकर आए, मजबूरी में इन लोगों को समर्थन करना पड़ा। अब उसमें एक रोड़ा इन लोगों को ये दिखाई देने लगा है कि परिसीमन कैसे क्या किया जाएगा, कहां जो है साउथ के राज्यों में और नॉर्थ के राज्यों में इन लोगों ने अंतर ढूंढना शुरू कर दिया। मैं तो लावनी जी ये भी देखता हूं कि ये लोग ये कहते रहते हैं कि भाई विपक्ष का ही नारा है ना, जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई आधी आबादी तो आधी आबादी कहते हैं, तो उनकी भी हिस्सेदारी 33% हम दे रहे हैं। और रही बात उत्तर और दक्षिण की, तो उत्तर दक्षिण में ये लोग न उलझाएं। उत्तर दक्षिण में इन लोगों को आज क्या है, कोई भी माननीय मोदी जी या एनडीए सरकार कोई भी अगर बिल लेकर आ रही है तो हर बिल का विरोध है, हर बिल का विरोध है। आज की माननीय मोदी जी का 2 दिन पहले बात तो ये है कि अगर विपक्ष कहता है कि भाई एक ऑल पार्टी मीट बुला लीजिए, सबको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, यहाँ तो मसला यही अटक रहा है ना कि कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं आप विपक्ष को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सरकार की है ना, संसद चलाने की जिम्मेदारी और तमाम वो जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको देश को समर्पित करने के लिए सबका साथ जरूरी है। यहाँ विपक्ष को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में ले पा रहे हैं आप लोग? बहुत ही शानदार सवाल है आपका, अब इसका जवाब हमसे ले लीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जो भाषण दिया था और अभी उसका छोटा सा अंश आपने सुनाया था कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में ये फैसला है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये कल परसों और 3 दिन की जो चर्चा है ये इसी पर तो चर्चा है। वो सदन के सारे प्रतिनिधि वहां रहेंगे। अगर ये रणछोड़ दास लोग सदन से वॉकआउट नहीं किए और चर्चा में भाग लिए तो कितनी स्वस्थ चर्चा 3 दिन में हो सकती है और उसका कुछ रिजल्ट निकल सकता है, ये देखने को मिलेगा। नहीं तो इस देश ने देखा है कि बगैर किसी से चर्चा कराए हुए संविधान में 69 टाँके लग जाते हैं, इमरजेंसी लग जाती है, कई प्रदेश की सरकारें गिरा दी जाती है, किसी से कोई चर्चा होता है? 56 साल से इस देश ने ये झेला है,
लेकिन ये कल परसों और तरसों की जो चर्चा है उसी के लिए बुलाई गई है। जो सवाल आपने किया, ऑल पार्टी मीटिंग, सभी दल के लोग वहीं रहते हैं और एक जिस दल का एक व्यक्ति है वो भी रहेगा, जिसके 240 है वो भी रहेगा वहां। चर्चा करिए, चर्चा में उसमें कुछ हल निकालिए। जी वाचस्पति जी, अब 3 दिनों का विशेष सत्र आ चुका है। विशेष सत्र का मतलब ही यही होता है कि सबकी वहां पर उपस्थिति रहे, सब कोई इस बात को समझे। और यहाँ पर वाचस्पति जी को प्लीज लेकर आइए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वाचस्पति जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो सीधे सीधे अन्याय हो रहा है, दक्षिण के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय आपको लग रहा है? क्यों आपको लगता है कि सरकार एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है? भाई ये तो तय है ना कि अगर पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा है तो भाई उसका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो ये तो सुधार है और लोकतंत्र के लिए ये सुधार आवश्यक है। ये तो अच्छा है ना कि आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। आप भी जब चुनाव में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर रहेगा। तो इसमें आप लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र क्यों नजर आ रहा है? वाचस्पति जी। लावनी जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे सुनील सबको नमस्कार और हमारे सभा प्रवक्ता अशोक यादव जी को भी नमस्कार और हमारे विश्वनाथ मिश्रा जी को भी नमस्कार। जो बिल की बात आप इतनी गरज और बरस के साथ जो मोदी जी सरकार ला रहे हैं, ये गरज और बरस हमने 1996 में दिखाई थी। 1996 में हम इसको 30 साल पहले इस बिल को लेके आए थे। तब भाजपा ने इन्हीं बातों को जो आप रख रहे हैं या शाही साहब जी रख रहे हैं, इन्हीं बातों के आधार पर इसका विरोध किया था भाजपा ने। उन्होंने कहा था कि आप बिना डिलिमिटेशन, बिना जनसंख्या के गणना के आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1996 में बिल आया था और नरसिंह राव जी की सरकार थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि जब आपने जनसंख्या तय नहीं की है तो आप इसका डिलिमिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब हम अब हम तय करेंगे तो 2026 में होंगे, तो हमारे पास अब डिलिमिटेशन करने का जनसंख्या का आधार क्या होगा? अब आप कह रहे हैं 2011 के आधार पर करेंगे, तो ये क्या अन्याय नहीं होगा? दूसरी बात, तब आपने किन चीजों पर विरोध किया था? यही कारण, ये जो आप आज कांग्रेस का बता रहे हैं कि कांग्रेस का ये इतर विरोध था, यह विरोध है, यही विरोध भाजपा ने जस का तस उस समय किया था। नहीं तो भाजपा ने अगर विरोध किया था तो उसके बाद भी तो आपकी सरकार रही, आपके पास मौका था, आप परिसीमन करा देते। आ रहा हूँ। वो उस समय बिल को लाया गया था, लेकिन आपको मालूम है कि वो हमारी कोalition की सरकार थी और वहां पे कोalition पार्टनर्स उसके लिए रजामंद नहीं थे। बीजेपी ने भी चूंकि अल्पसंख्यक थे, अगर वो चाहते तो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पारित नहीं कराया। तो ये भी इसका श्रेय नहीं देना चाहते थे। मैं लावनी जी आपको सत्य बता दूं, नहीं तो अच्छा, आप देखिए, अब आपने एक बड़ी बात, हाँ मैं अपनी बात जरूर आगे बढ़ाइएगा, लेकिन आपने कहा कि श्रेय नहीं देना चाहते थे, तो ये क्या श्रेय का गेम हो रहा है? अगर आप वाकई आप अगर ये मानते हैं कि परिसीमन अगर देश की मांग है, देश की जरूरत है, समय की मांग है ये, तो फिर तो आपको ये विरोध सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेय मोदी सरकार लेकर जाएगी, आप सिर्फ इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं या इसकी जरूरत है देश को, इसका समर्थन करना चाहिए? देखिए लावनी जी, बात को ध्यान रखिए कि 1950 में वुमेन फ्रेंचाइजी का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिया था, और इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत में भी रिजर्वेशन देने का राजीव गांधी जी की सरकार में, वो कांग्रेस की सरकार थी। त्रिस्तरीय पंचायत में हमने आरक्षण 33% दिलाया, ये कांग्रेस की सरकार तो थी ना। और जब 1996 लाए तो यही बातें जो आज आप कांग्रेस के और विपक्षों पर मर रहे हैं, यही बात है। लेकिन साहब, संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए 2023 तक का इंतजार करना पड़ा। आपने बिल्कुल, आपने कहा आपने पहला कदम तो चला, लेकिन जब आगे दूसरा कदम रखने की बारी आई तब आपने पैर पीछे कर लिए। अब उन्होंने दोनों कदम एक साथ उठा दिए तो आप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि जी हमने शुरू किया, अब श्रेय ये लेकर जाएंगे। तो श्रेय के चक्कर में तो देश, लोकतंत्र, ये सब कुछ ताक पे रख दिया गया। सवाल यही है, अगर कांग्रेस सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है, ठीक है, मैं जरा जल्दी से अशोक जी का भी एक स्टेटमेंट ले लूं। वाचस्पति जी, मैं 20 सेकंड अच्छा पूरा कर लीजिए, 20 सेकंड पूरा कर लीजिए। हाँ, पूरा कर लीजिए। इसकी बात अगर पिछले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रियंका जी ने 40% जो सीट और टिकट दिए थे वो महिलाओं को दिए थे, तो कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हित में बात करती है, उनके सम्मान की बात करती है। ये तो 33% की बात कर रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश में तो 40% पिछली बार सीटें बांटी थी और ये संख्या 140 थी। आप रिप्रेजेंटेशन करके देख लीजिए कि 33% से ज्यादा थी कि नहीं थी। हम तो हमेशा चाहते हैं कि महिलाओं को मिले,
लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आप संख्या के आधार पर क्यों कर रहे हैं, ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो अन्याय होगा। निजी क्षेत्रों में सीटें बढ़ जाएंगी और सबसे ज्यादा फायदा। ठीक है सर, आप जरा अशोक जी के पास जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे ज्यादा आ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अपनी सबसे बड़ी राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू होती है और उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। तो ऐसे में ये जो परिसीमन है वो तो उत्तर प्रदेश के लिए ही फायदेमंद होगा, तो फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए लावण्य जी, परिसीमन का विरोध कौन कर रहा है? हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 स्टेप होता है, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको सुचारू रूप से और पूरी प्रोसीडिंग के तहत सरकार लागू करे। हम लोग समर्थन कर रहे हैं इसका, लेकिन जो पूरी प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही है, ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसे कोई भी आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो सरकार ने कानून पास किया, इसको लेकर के सरकार ने खुद बताया था कि 2026 में जब जाति जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, तो उसके बाद इसको लागू करेंगे। लेकिन आनन फानन में पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का ये सब चुनाव देख करके इसको आनन फानन में अधूरा मतलब इनकम्प्लीट प्रोसेस करके आनन फानन में जैसे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, अधूरे राम मंदिर का, उसी तरह से ये नारी शक्ति बंधन का अधूरा कानून बनाने जा रही है सरकार। उसको पार्लियामेंट में उसका रिजोल्यूशन लाने जा रही है। आप ये बताइए कि बिना सेंसस के, बिना डिलिमिटेशन के आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कितना परसेंट महिलाओं को कितना परसेंट सीटें मिलना चाहिए? कैसे आप करेंगे? क्या फार्मूला 2011 का जनगणना के आधार पर करेंगे? 16 साल पुरानी जनगणना के आधार पर सरकार करना चाहती है। तो ये इस प्रोसेस का विरोध है, न कि महिला आरक्षण का विरोध है। ठीक है, मैं विश्वनाथ जी के पास जाऊं उससे पहले शाहिद साहब इसका जवाब लेना जरूरी है, क्योंकि बात यही कह रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि आखिर ये जो पूरा प्रोसीजर है, आप पहले जाति जनगणना करवा लेते, आप 1911 के सेंसेक्स के हिसाब से अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से जो आंकड़े आप चाहते हैं वो आंकड़ों में बहुत ज्यादा शुद्धता नहीं आएगी। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ही तो कोई भी आधार तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो भूतकाल को लेकर अगर तैयार किया जाएगा तो दिक्कतें आएगी। क्या इस पर सरकार ने कोई प्लान तैयार किया है? कैसे करेंगे इस चीज को? शाहिद साहब, इसके बाद विश्वनाथ जी आपके पास। सरकार के पास प्लान तैयार है। सरकार ने अगर चाहा कि आधी आबादी को उसका हक हमको देना चाहिए, तो इसमें इन लोगों को दिक्कत क्या हो गई? हम 2011 की अगर परिसीमन पर ही लागू कर दे रहे हैं। इस देश में कितने दिन की जनगणना, जाति जनगणना 1931 में हुई, उसके बाद क्यों नहीं कराया इन लोगों ने? इन लोगों के पास ही तो रहा, 56 साल तक सरकारें इनके पास रही। ये क्यों नहीं इस समय जो है महिला आरक्षण बिल लागू किया? इन लोगों ने नहीं लागू कर पाए। आज अगर हम कर रहे हैं तो हमारी मंशा एकदम शुद्ध है। इसमें एक आधी आबादी को न्याय दिलाने की हमारी बात है, जिसमें आधी आबादी प्रसन्न है। लेकिन सिर्फ जो है, जो लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से राजनीति की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि जो वास्तविकता है कि परिसीमन लोकतंत्र में जो सुधार था वो सुधार लाकर उसे मजबूती देगा। ये बात क्यों नहीं विपक्ष समझ पा रहा है? क्या ये परिसीमन ही रीसेट बटन है लोकतंत्र के लिए, और ये बटन अगर दब जाएगा तो वोट बैंक प्रभावित होगा, और इसीलिए इतना दांव पेच, इतनी ज्यादा बयानबाजी शुरू हो चुकी है? विश्वनाथ जी। धन्यवाद लावनी जी, पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए लावनी जी, वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष समझ नहीं रहा। दरअसल उल्टी बात है, विपक्ष समझ रहा है, इसीलिए वो परिसीमन पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि इसका जो क्रेडिट है वो बीजेपी सरकार ले ले। बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। ऑलमोस्ट 50% वोटर है। आप जब उनको अधिकार दे देते हैं, उनकी सीटें बढ़ जाती हैं, उनका ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, तो वो किसको इसका क्रेडिट देंगे? बीजेपी को देंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो वो लाभ बीजेपी ले जाएगी, ये दिक्कत है। ये स्वाभाविक राजनीतिक रूप से उनका अपनी जगह सोचना ठीक है कि ये तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। जो पर्दे के पीछे वो कहते होंगे, भाई चर्चा इसी पे करते हैं, देखो यार ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा राजनीतिक रूप से, लेकिन सामने से क्योंकि इसका विरोध नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ चुने हुए शब्द ढूंढे जाते हैं कि भाई ये असंवैधानिक है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये एंटी फेडरल है, और इस तरीके से नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट किया जाएगा। अरे साहब, दक्षिण का तो बहुत नुकसान हो जाना है, वहां पे जनसंख्या कंट्रोल हुई, वहां पर ये हो गया,
अगला तीसरा विषय होगा कि भाई टाइमिंग की समस्या है, भाई चुनावी स्टंट है, चुनाव के बीच में सत्र बुला लिया। नहीं, एक चीज मुझे समझाइए कि क्या इसके लिए ये जरूरी था कि पहले सेंसेक्स कराया जाता, क्योंकि ये तो तभी संभव हो पाएगा ना कि जो हमारे पास आंकड़े आएंगे उसके आधार पर ही आगे के का कदम उठाया जाएगा। तो विपक्ष ये कह रहा है कि प्रोसीजर में गलती हो रही है, प्रोसीजर आधा अधूरा हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि बिना सेंसेक्स के ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पूरी तरीके से पावरफुल होगा? उसमें देखिए ट्रांसपेरेंसी की कहीं कोई कमी नहीं। जो भी वर्तमान प्रेजेंट रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर सीटों की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब सेंसस होगा उसमें नए फिगर्स आएंगे तो उसका लाभ सभी को मिलेगा ना। जो उस समय तत्कालीन जो भी संख्या होगी उसका लाभ मिलेगा। इसमें देखिए अभी एक मित्र कह रहे थे, मैंने किसी की बाइट सुनी थी शायद, कि वो कह रहे थे भाई ये अधिकार तो हम पार्टी के नेताओं को दे दीजिए कि हम वो 1/3 किसको टिकट देंगे। आप बताइए क्या ये महिलाओं को इस तरीके से आप समर्थन करेंगे, महिलाओं को इस तरह उनका प्रतिनिधित्व देंगे? ये समस्या उस बात बिल्कुल नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं इस समय आज की रेट में मान लीजिए 140 करोड़ में से मान लीजिए 50 करोड़ महिलाएं, 60 करोड़ महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं, तो उनमें से ही ना छटके जाएंगी। तो जिनको सबको तो आप टिकट देंगे नहीं। टिकट उनमें से भाई जितनी सीटें हैं उनमें से 33% पर ही तो टिकट पार्टियां देंगी। बिल्कुल। तो जो वर्तमान में जो पूरी संख्या में से छटके ही तो आएंगे, उन पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उन्हीं में से तो आएंगे। उस संख्या के लिए हाँ ये हो सकता है कहीं एक आध सीटें घट बढ़ सकती हैं थोड़ा सा बाद में, कि भाई यहाँ पर संख्या तो ज्यादा है, वहां पर संख्या थोड़ी महिलाओं की कम हो सकती है। ठीक है सर, आवाज़ थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, प्लीज़ इनको रिकनेक्ट कीजिएगा। आवाज़ विश्वनाथ जी की थोड़ी फंसने लगी थी। एनीवेज ये हम आते हैं सीधे अब यहाँ पर। शाही साहब देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर ठीक है आप कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा महिलाओं का, और प्रतिनिधित्व के लिए ज़रूरी था कि परिसीमन हो, लेकिन यहाँ पर एक ये भी जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो ज़्यादा घबरा रही हैं। क्या ये माना जाए कि क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत क्योंकि इससे कम होगी, उनको ये महसूस हो रहा है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर उन पार्टियों को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रीजनल पार्टीज के अपने अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। रावणी जी, किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। अभी विश्वनाथ जी ने जो नाम नहीं लिया, राजीव राय जी थे, अशोक जी के पार्टी के सांसद हैं, वो तो कह रहे थे कि हमको दीजिए, हम करेंगे। कितने % लोगों को इन्होंने दिया था? अभी तो चुनाव हुआ है। बोलना देखिए, ये दो मुहा इन लोगों का जो आचरण होता है, कष्ट उस बात का है। ये बताइए, अगर मान लीजिए कि आज 5-7 प्रदेशों की बात मैं कर रहा हूं, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल और यूटी के कई राज्य हैं जहां पर एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं। अगर वहां पर ये काम होता है, उनको आरक्षण दिया जाता है, तो वहां का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें किसका नुकसान होना? तमिलनाडु में जो सीटें हैं उसमें अगर महिलाओं को दे दिया जाता है प्रतिनिधित्व, क्यों नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? इन लोगों ने कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का जो इस समय जो चल रहा है, पूरे देश हित में जो काम कर रहे हैं, जो आधी आबादी के बीच में पॉपुलर हो चुके हैं, ये डर वो है कि महिलाओं के साथ इन्होंने उज्ज्वला योजना देकर, शौचालय देकर, इन्होंने जो है उनको मकान देकर, जिस तरीके से महिलाओं के साथ खड़े रहने का काम किया है आधी आबादी के साथ, वो महिलाओं का साथ हर प्रदेश के चुनाव दर चुनाव ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आधी आबादी का झुकाव हो गया है। तो क्या अशोक जी यही डर है क्या? क्योंकि आधी आबादी निर्णायक भूमिका निभा रही है। हर वोटिंग पैटर्न में ये देखा गया है कि आधी आबादी ने निर्णायक भूमिका निभाई है, और ये जो कहानी शुरू हुई वो 3 तलाक के खात्मे के बाद से जो शुरू हुआ वो आज तक जारी है। तो क्या यही डर है कि आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए लावनी जी, आपने सवाल किया हमारे भाजपा के साथी से भी, मिश्रा जी से भी, लेकिन शाही साहब भी नहीं बता पाए, मिश्रा जी भी गोलमोल जवाब देते रहे। 16 साल पुराने डेटा पर आरक्षण देने की इतनी जल्दी क्यों है? 2011 का डेटा है ना हमारे पास,
जनगणना का, और डिजिटल जनगणना चल रही है देश में, तो आप वेट कर लेते और ऑथेंटिक डेटा आने के बाद महिलाओं को आरक्षण देते। पूरा विपक्ष आपके साथ है, कहां हम लोग विरोध कर रहे हैं? कोई नहीं विरोध कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस प्रोसेस को रोका गया, इस प्रोसेस को बाईपास किया गया। तो ये बाईपास वाला हर जगह मैंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया धूरे। बाईपास क्यों करते हैं शाही साहब आप लोग चीजों को? वही तो बार बार कह रहे हैं, उनकी सुई वही अटकी हुई है कि भाई आप प्रोसीजर पूरा कीजिए। दूसरी चीज लावनी जी, ये सोच का फर्क है। अब हम महिलाओं को सिर्फ झांसा देने का तरीका, अशोक जी, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको लटका दिया जाए। उसके बाद भटकाने और अटकाने का महिलाओं को चुनाव से पहले आप चाहे पीछे अंग्रेजी का शब्द ट्रैप करना, ट्रैप। आप लोगों ने हमेशा झांसा दे रहे हो महिलाओं को, जाने का कभी भी महिलाओं के आधी आबादी के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा है, न विचार किया है। आप लोग लटकाने का काम करेंगे। इसी तरह से एक सवाल अशोक जी वो बार बार पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों का विरोध नहीं है तो फिर बताइए ना कि कितना आपने महिला प्रतिनिधित्व दिया था बीते इलेक्शंस का, कुछ एग्जाम्पल अगर आप दे पाए। देखिए लावनी जी, आप महिला सांसदों की संख्या हमारे देख लीजिए, हमारे 37 सांसद हैं और 37 सांसदों में हमारे महिला सांसदों का जो नंबर गिन लीजिए, और जितने भाजपा के सांसद हैं उसमें उनका परसेंटेज निकालिए, आपको पता चल जाएगा। जितने महिला सांसद हमारे हैं 37 सांसदों में, उसका परसेंटेज निकालिए और भाजपा का परसेंटेज निकालिए। 541 में 71 महिला सांसद है पूरे देश में, अब जोड़ लीजिए उनका परसेंटेज। भैया महिलाओं को झांसा मत दीजिए, महिलाओं को लाभ दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। अशोक जी, महिलाओं को लाभ दीजिए। अशोक जी, 541 में 71 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 243 में 41 है। महिलाएं देखेंगी, आप सोचिए 13% और 16%। अभी बाईपास करके आप लोग कर रहे हैं, 35% करना है। के लिए आप अपने सांसदों की संख्या गिनते रहिए, टिकट देने की संख्या देख लीजिए, आपने दिया कि नहीं दिया? होने जा रहा है, उनकी सही संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अरे तो उन्होंने बोल तो दिया कि भाई ये संख्या है, अगर 13% 16% है उसको बढ़ाकर 33% करना है, और 33% करने के लिए तो डिलिमिटेशन करनी होगी ना साहब, उसको तो समझना होगा ना। फिर तो आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सेंसस की बात है तो क्लैरिटी के साथ सब कुछ होगा, आयोग भी बनेगा, वो भी देखेगा कि परिस्थिति कैसी है। वाचस्पति जी, अब एक बात तो तय हो गई है, ये नैरेटिव का खेल अब नहीं चलेगा। कांग्रेस अगर ये कहती है कि भाई ठीक है उत्तर दक्षिण, ये नहीं चलेगा, ये अब देश भी समझ रहा है, ये नैरेटिव का खेल नहीं है। ये अब जब हम देश की बात करते हैं तो केवल उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी के लिए है, ये समान रूप से है। तो फिर क्यों एक नैरेटिव लेकर आप लोग चल रहे हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए। लावनी जी, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम ला रहे हैं, ये 1996 में कहां चला गया था? उस समय नारी नहीं थी क्या? 1996 में जब कांग्रेस लेके आई थी इस प्रस्ताव को, 33% आरक्षण को, तब इसी भाजपा ने इन्हीं डिलिमिटेशन के शब्दों पर, इन्हीं वाकजालों पर, अरे साहब वो मैंने मान लिया कि, लेकिन अब तो सुधर गए ना, देर आए दुरुस्त आए, तो आपको तो वेलकम करना चाहिए, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके पक्ष में थे, 96 में आप लेकर आए थे, उन्होंने उस वक्त विरोध किया था, इनकी बुद्धि उस वक्त काम नहीं कर रही थी, मैं कहती हूँ अब लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब तो आपको वेलकम करना चाहिए साहब। अब क्यों विरोध आप कर रहे हैं? हाँ, इसलिए विरोध है कि आपको 33% की आप मंशा जाहिर कर रहे हैं और सीटें बढ़ा रहे हैं 50%। 50% सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं? जब आरक्षण आपको 33% देना है तो आप 33% सीट बढ़ाइए ना, 50% सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं? ये साबित करता है कि आपकी नीयत अलग है, आप कुछ और करना चाहते हैं। नारी शक्ति वंदन के नाम पर क्यों बढ़ रहा है? संख्या बढ़ाना चाहते हैं। के कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। ये 50% और 33% सीधे ये खेल जो आपको समझ में आता है कि 33% देना है तो 50% बढ़ रहा है, इसका कैलकुलेशन समझने की जरूरत है। और यही चीज सरकार बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वही भागीदारी तो होगी ना, भागीदारी जितनी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा है, पॉपुलेशन अगर कहीं पर ज्यादा है साहब, तो उनका प्रतिनिधित्व तो ज्यादा हो जाएगा ना। इसको क्यों आप लोगों को ये गलत लग रहा है? चलिए इस पर हम लोग अब क्योंकि 3 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, 16, 17, 18 विशेष सत्र होने वाला है, उस पर अब चर्चाएं होती रहेगी। और चर्चा इस बात पर भी होगी कि कौन सच के साथ है, कौन महिलाओं के पक्ष में खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय मुझे
मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन इस वायदे के साथ, क्योंकि 3 दिनों तक ये इकाई विशेष सत्र है और 3 दिनों तक ये जिस तरीके से हंगामा होगा और खासतौर से परिसीमन को लेकर वो ये तय कर देगा कि आखिर आधी आबादी के न्याय के साथ कौन सी पार्टी ज्यादा खड़ी होती हुई नजर आती है। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।